Hello everyone, I am Himadri Pashini, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री फ्रॉम भारती सुपर कॉलेज दूर। आज का हमारा टॉपिक है इकोसिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि इकोलॉजी क्या होती है, क्योंकि इकोसिस्टम जो है वो इकोलॉजी से रिलेटेड है। ठीक है, तो इकोलॉजी, द टर्म इकोलॉजी कॉइन्ड बाय अर्नेस्ट हैकेल इन 1896। अर्नेस्ट हैकेल साइंटिस्ट थे जिन्होंने इकोलॉजी टर्म को डिस्कवर किया था और उस टर्म को लेके उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी। डेफिनेशन क्या थी? इकोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ देयर नेचुरल होम इंटरैक्टिंग विद देयर सराउंडिंग। ठीक है, उनको अर्नेस्ट हैकेल ने ये बताया था कि जितने भी हमारे इन्वायरमेंट में लिविंग थिंग्स सर्वाइव करते हैं, जिस नेचुरल हैबिटेट में वो सर्वाइव करते हैं, ठीक है, उनका उनके सराउंडिंग से क्या इंटरेक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। हम इकोलॉजी टर्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो इको का मतलब होता है लाइफ, लिविंग थिंग्स, इन्वायरमेंट, एंड लॉजी का मतलब होता है स्टडीज। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट जितने भी लिविंग थिंग्स है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड इकोलॉजी। ठीक है, उनके इसी डेफिनेशंस को ध्यान में रखते हुए एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था टेंसले। ठीक है, द मॉडर्न इकोलॉजिस्ट गिव डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, बाय टेंसले इन 1935। टेंसले ने अर्नेस्ट हैकेल की इकोलॉजी टर्म को समझने के बाद उन्होंने एक और डेफिनेशन दी, इकोसिस्टम, जो कि इकोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, और उस इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या थी? अ इकोसिस्टम इज अ सेल्फ रेगुलेटिंग ग्रुप ऑफ पार्टी कम्युनिटीज ऑफ स्पीसीज इंटरैक्टिंग विद वन अनदर एंड विद देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट, एक्सचेंजिंग एनर्जी एंड मैटर। ठीक है, इकोसिस्टम, सबसे पहले हम इकोसिस्टम वर्ड को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। द फर्स्ट पार्ट इज इको एंड द सेकेंड पार्ट इज सिस्टम। इको मीन्स हमारा एनवायरनमेंट एंड द सिस्टम इज इंटरेक्शन। ठीक है, तो हमारे इन्वायरमेंट का इंटरेक्शन किसके साथ? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स के साथ, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। हमारा जो इकोसिस्टम है, इट इज डिपेंड अपॉन एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स ऐसे कंपोनेंट्स जिसमें कि टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, ये सारे फैक्टर्स आते हैं। एंड बायोटिक कंपोनेंट्स, बायोटिक मीन्स ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर सर्वाइव ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन को, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करते हैं, मीन्स इनके बीच एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज किसका होगा? एनर्जी का, मैटर का। तो इस एक्सचेंज के दौरान उनके बीच में जो इंटरेक्शन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर होता कैसा है? मैंने आपको बताया कि जो हमारा इकोसिस्टम है वो डिपेंड करता है दो कंपोनेंट्स के ऊपर, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। इकोसिस्टम जनरली दो कंपोनेंट्स के ऊपर डिपेंड है, पहला है बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और एबायोटिक मीन्स जितने भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं, किसमें आएंगे? आपके एबायोटिक्स में आएंगे। ठीक है, आज सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं जनरली 3 टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है, दैट इज फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, सेकेंड इज कंज्यूमर एंड थर्ड इज डीकंपोजर। अब हम इसकी एक एक करके स्टडी करेंगे। तो द फर्स्ट इज प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर क्या होते हैं? ठीक है, प्रोड्यूसर उन्हें कहा जाता है जो फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। ठीक है, जैसे कि जस्ट लाइक प्लांट। ठीक है, मैंने यहाँ पे प्रोड्यूसर को दो टाइप से क्लासिफाई किया है। द फर्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफ एंड द सेकेंड इज कीमो ऑटोट्रॉफ। ठीक है, फोटो ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू अपना फूड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किस किस मटेरियल की रिक्वायर्ड होती है? द फर्स्ट इज सनलाइट,
सेकेंड इज CO2 गैस जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है। द थर्ड इज क्लोरोफिल जो कि प्लांट्स की ग्रीन लीव्स में प्रेजेंट होते हैं। एंड द फोर्थ इज वाटर जो कि वो सॉइल के थ्रू क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, तो ये जो प्लांट है वो CO2 गैस के प्रेजेंस, CO2 गैस के साथ क्लोरोफिल और वाटर और सनलाइट के प्रेजेंस में रिएक्ट करके फूड का प्रोडक्शन करते हैं। दैट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। एंड जो प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रोड्यूस करते हैं दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ। फोटो का मतलब होता है लाइट एंड ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रॉफ का मतलब होता है, फोटो मीन्स आपका लाइट हो गया, ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि स्वयं क्या करते हैं, फूड का प्रोडक्शन किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में करते हैं। ठीक है, सेकेंड आता है कीमोऑटोट्रॉफ। कीमोऑटोट्रॉफ में आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप सभी जानते हैं हमारे इन्वायरमेंट में कुछ बेनिफिशियल एंड कुछ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो अपना फूड कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करते हैं इन दी एब्सेंट ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट के एब्सेंस में ये केमिकल्स का ऑक्सीडेशन करके क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज करते हैं जो उनकी ग्रोथ में उनको हेल्प करता है। दैट इज कॉल्ड कीमोऑटोट्रॉफ। ये था हमारा प्रोड्यूसर, ऐसे प्रोड्यूसर जो स्वयं क्या करे, फूड प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी रखते हैं। सेकेंड आता है कंज्यूमर्स। ठीक है, कंज्यूमर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, कंज्यूमर्स को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सबसे पहली कैटेगरी आती है हर्बीवोरस। ठीक है, हर्बीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि किसको फीड करने का काम करते हैं, प्रोड्यूसर को फीड करने का काम करते हैं। मतलब वो क्या खाते हैं, हरी पत्तियां, घास, ये सभी चीजों को जो खाते हैं वो क्या कहलाएंगे, हर्बीवोरस कहलाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल काऊ, ठीक है, रैबिट, ये सारे के सारे एनिमल्स किसे फीड करते हैं, प्रोड्यूसर्स को फीड करते हैं। ठीक है, सेकंड थिंग आता है कार्निवोरस। ठीक है, कार्निवोरस जो है वो किसे फीड करने का काम करेंगे, हर्बीवोरस को फीड करने का काम करेंगे। मीन्स किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे कि स्नेक हो गया। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके एग्जांपल्स है, कार्निवोरस के। द थर्ड इज ऑम्निवोरस। ठीक है, ऑम्निवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि कार्निवोरस के साथ साथ प्रोड्यूसर को भी फीड करने का काम करते हैं। मीन्स वो एनिमल्स को भी फीड करेंगे लेकिन साथ ही साथ किसे भी फूड करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल्स को भी फीड करने का काम करते हैं। जैसे कि ह्यूमंस, हम एज अ वेजिटेबल एंड नॉन वेजिटेबल दोनों को फीड करने का काम करते हैं। वो किस कैटेगरी में आएंगे, कार्निवोरस की। ऑम्निवोरस। एंड द लास्ट थिंग इज डिट्रीवोरस। डिट्रीवोरस ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दैट इज कॉल्ड डिट्रीवोरस। ठीक है, और ये काम कौन करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, सिंपल ऑर्गेनिक मटेरियल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, डिट्रीवोरस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, एंड द थर्ड लास्ट इज डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा है कि वो क्या करेंगे, डीकम्पोज करने का काम करेंगे। और किसे डीकम्पोज करने का काम करेंगे, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल को, वेस्ट मटेरियल को, इन सारे मटेरियल को वो डीकम्पोज करने का काम करेंगे। और ये काम भी कौन करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही करेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, ये सारे के सारे क्या करते हैं, डेड मटेरियल या फिर वेस्ट मटेरियल को डीकम्पोज करते हैं और डीकम्पोज करके उसको
सॉइल में इन्वॉल्व कर देते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। तो ये था हमारा बायोटिक कंपोनेंट जिसके अंतर्गत सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एंड द सेकंड इज एबायोटिक कंपोनेंट, जिसे कि हम नॉन लिविंग थिंग्स भी कहते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर जनरली दो फैक्टर्स आते हैं। द फर्स्ट फैक्टर इज फिजिकल फैक्टर एंड द सेकंड फैक्टर इज केमिकल फैक्टर। एंड फिजिकल फैक्टर्स में आपके क्या क्या आएंगे? फिजिकल फैक्टर में आता है टेम्परेचर, ठीक है, देन पीएच, देन एल्टीट्यूड, ठीक है, देन ह्यूमिडिटी, देन सॉइल टाइप। ये सारे के सारे फैक्टर्स किसके अंदर आते हैं? फिजिकल के अंदर आते हैं, ठीक है। एंड द केमिकल फैक्टर्स, केमिकल फैक्टर्स के अंदर आएंगे हमारे इसेंशियल एलिमेंट्स। जितने भी इनऑर्गेनिक इसेंशियल एलिमेंट्स हैं वो किसमें आते हैं? केमिकल फैक्टर्स में आते हैं। हम सभी को पता है कि हमें ग्रोथ करने के लिए फूड के साथ साथ कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स की भी रिक्वायर्ड होती है, जो हमारे बॉडी में विटामिन, एमिनो एसिड, प्रोटीन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, रेस्पिरेटरी एक्टिविटीज, सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। तो इसेंशियल एलिमेंट्स हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ऐसे भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि इसेंशियल रूप से हमें रिक्वायर्ड होते हैं। ये जो एलिमेंट होते हैं वो या तो माइक्रो या फिर मैक्रो क्वांटिटी में यूज किए जाते हैं। अब हमें ये जानना है कि हमारा इकोसिस्टम फंक्शन कैसे करता है। हमें ये तो पता चल गया कि इकोसिस्टम जो है वो जनरली दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज बायोटिक एंड एबायोटिक। लेकिन ये वर्क कैसे करता है? तो एवरी इकोसिस्टम परफॉर्म अंडर नेचुरल कंडीशन इन अ सिस्टमेटिक वे। जो हमारा इकोसिस्टम है वो एज ए नेचुरल कंडीशन, मतलब जो इन्वायरमेंट के द्वारा जो कंडीशन प्रोवाइड कराई जाती है, जैसे कि टेम्परेचर, पीएच, ह्यूमिडिटी, सॉइल टाइप, इस नेचुरल कंडीशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है और एज ए सिस्टमेटिक वे में ये परफॉर्म करता है। They receive energy from the sun and pass it on through various biotic components, and in fact all life depend upon this flow of energy, ठीक है। ये जो एनर्जी है वो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस होती है? सनलाइट से प्रोड्यूस होती है। और ये जो एनर्जी है वो बायोटिक कंपोनेंट्स के द्वारा रिसीव की जाती है और देन ये एनर्जी बायोटिक कंपोनेंट में वन स्टेज टू अदर स्टेज में क्या होती है? कंटिन्यूअस एक सिस्टमेटिक वे में ट्रांसफर होती जाती है, जिसके कारण हमारा इकोसिस्टम कंटिन्यूअस वर्क करता है। अब सवाल ये उठता है कि इस इकोसिस्टम को वर्क करने के लिए कौन कौन से मेजर फैक्टर्स चाहिए, ठीक है। मतलब किन कारणों से, ऐसे कौन कौन सी चेन है या ऐसे कौन कौन से सिस्टम्स है जिसके थ्रू हमारा इकोसिस्टम वर्क करता है। The major function attributed of an ecosystem are as follows. सबसे पहले हमारा मेजर फंक्शन आता है फूड चेन, खाद्य श्रृंखला, जो कि हमारे इकोसिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो फूड चेन क्या होती है? The sequence of eaten and being eaten in an ecosystem is called food chain, ठीक है। खाने की जो श्रृंखला होती है वो कंटिन्यूअस क्या होती है? चलते रहती है, जिसे कि हम क्या कहते हैं? फूड चेन कहते हैं। अब ये फूड चेन वर्क कैसे करता है, ठीक है, तो हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यहाँ पे प्लांट भी मैंने पहले भी बताया था कि प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करते हैं। मीन्स क्या है? हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। इन्हें हम क्या करेंगे? प्रोड्यूसर कहेंगे, ठीक है। तो ये जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहे हैं? फूड प्रोड्यूस कर रहे हैं और इस फूड को फीड करने का मतलब खाने का काम कौन कर रहा है? कैटरपिलर कर रहा है। कैटरपिलर मतलब इल्ली, कीड़े मकोड़े, ये सारी चीजें, ठीक है। ये किसे खाएंगे? प्लांट लीफ को खाएंगे। मीन्स ये हमारे क्या है? हर्बीवोरस है। ये क्या है? हमारे हर्बीवोरस है, ठीक है। नेक्स्ट, इन कैटरपिलर को फीड करने का काम कौन करेगा? स्पैरो, ठीक है। ये स्पैरो हमारे क्या है? कार्निवोरस, ठीक है। क्या है हमारे
चिल्ड्रन को। देन स्पैरो को फीड करने का काम कौन करेगा? कैट या फिर हॉग। ठीक है, मीन्स ये हमारी क्या है? ऑमनीवोरस है। ठीक है, देन अगेन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, ये एक टाइम पीरियड के बाद क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक है, डेड होने के बाद इनके डेड मटेरियल को, डेड पार्ट्स को डिग्रेड करने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए डेड बॉडीज क्या है? उनका खाना है, फूड है, उनका न्यूट्रिशन है, जिसको वो डिग्रेड करते हैं। डिग्रेड करने का मतलब वो उसको पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देन जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको एज अ फूड वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल हमने यहाँ लिखा है ग्रॉस का। हमने ग्रॉस लैंड इकोसिस्टम का एग्जांपल लिया है। जैसे कि ग्रॉस है, ग्रॉस को फीड करने का काम कौन करेगा? ग्रॉस हॉपर। देन ग्रॉस हॉपर को फीड करने का काम कौन करेगा? फ्रॉग। देन फ्रॉग को फीड करने का काम कौन करेगा? स्नेक। देन अगेन हॉग। मीन्स इस तरीके से हमारी फूड की जो है वो एक कंटिन्यूअस श्रृंखला चलती रहती है, जिसके द्वारा एनर्जी का जो फ्लो है वन स्टेज टू अनदर स्टेज में कंटिन्यूअस चलता रहता है। फूड चेन जो होता है उसको टू मेजर टाइप में क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट इज ग्रेजिंग फूड चेन। ठीक है, ग्रेजिंग फूड चेन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ किया है जहाँ पे ये फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक है, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को फीड करने खाने का काम कौन करेगा? जो प्लैंक्टन्स करेंगे। देन जो प्लैंक्टन्स को खाने का काम कौन करेगा? स्मॉल फिश, एंड स्मॉल फिश को खाने का काम कौन करेगा? लार्ज फिश। तो इस तरीके से फूड चेन का जो साइकिल है वो ग्रेजिंग इकोसिस्टम में कंटिन्यूअस चलता रहता है। आप यहाँ देख सकते हैं फाइटोप्लैंक्टन यहाँ पे प्रोड्यूसर है, जूप्लैंक्टन यहाँ पे आपके कंज्यूमर्स है। ठीक है, ये है हमारे प्राइमरी और ये हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स। मीन्स हम इन्हें ऑमनीवोरस 1 एंड ऑमनीवोरस 2 भी कह सकते हैं। सेकेंड टाइप आता है डिट्रिटस फूड चेन। डिट्रिटस फूड चेन में होता क्या है? ये जो मैंग्रोव प्लांट्स होती है, ठीक है, मैंग्रोव प्लांट से जब पत्तियां झड़ के गिर जाती है तो वो कहाँ गिरती है? पानी में गिरती है। ठीक है, ये जो पत्तियां हैं ये पत्तियां एज ए फूड का काम करती है, किसके लिए? फाइटोप्लैंक्टन्स के लिए। ठीक है, मीन्स ये लीफ जो है इनके लिए हम डेड लीफ कहते हैं। इन डेड लीफ, ये डेड लीफ क्या है? प्रोड्यूसर है। ये प्रोड्यूसर है, ये प्रोड्यूसर को खाने का काम कौन कर रहा है? हमारा कंज्यूमर। कंज्यूमर हमारे कौन है? फाइटोप्लैंक्टन्स है। ठीक है, देन अगेन इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने का काम कौन करेगा? फीडर करेगा। ठीक है, जिन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। फिर इन्हें अगेन खाने का काम कौन करेगा? फिश। ठीक है, लार्ज फिश जो होती है वो इन्हें खाने का काम करेगी। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये जो होते हैं एक टाइम पीरियड के बाद डेड हो जाते हैं और उन्हें क्या किया जाता है? डिकम्पोज किया जाता है। और डिकम्पोज करने का काम कौन करते हैं? हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्हें डिकम्पोज करने का काम करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या आएंगे? हमारे जनरली बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगस, ये सारे क्या करते हैं? इन्हें डिकम्पोज करने का काम करते हैं। तो इस तरीके से फूड चेन की जो श्रृंखला है वो कंटिन्यूअस हमारे एनवायरनमेंट में चलती रहती है, जिसके कारण फूड का जो ट्रांसफर है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज में कंटिन्यूअस होता रहता है। सेकेंड आता है फूड वेब। हमने फूड चेन के बारे में पढ़ लिया कि वो कैसे हमारे इकोसिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि जो फूड वेब है ये भी कैसे हेल्प करता है हमारे इकोसिस्टम को फंक्शन करने में। ठीक है, फूड वेब इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेयर डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कनेक्टेड टू डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो फूड चेन है, ठीक है, जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिज्म हैं जो डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल्स में काम करते हैं, परफॉर्म करते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। अब वो कनेक्टेड कैसे होंगे? फूड के थ्रू। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ ग्रास। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स को फीड करने का काम हम ह्यूमंस भी करते हैं, एनिमल्स भी करते हैं। ठीक है,
और इन्हें फीड करने का काम और अदर ट्रॉफिक लेवल्स के एनिमल्स करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि जो एक ट्रॉफिक लेवल्स है, जैसे कि हमारा प्लांट्स है, वो एक ट्रॉफिक लेवल जो है वो कितने ट्रॉफिक लेवल्स को एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कर रहा है। तो इस तरीके से ये जो सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। एंड सो दैट देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस ऑफ ईटिंग एंड बीइंग ईटन एट ईच ट्रॉफिक लेवल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हो जाते हैं खाने के, ईटिंग एंड बीइंग ईटन। मैंने पहले बताया प्लांट्स, जैसे कि हम ह्यूमंस भी उसे फीड करते हैं, एनिमल्स भी फीड करते हैं। साथ ही साथ हम ह्यूमंस जो होते हैं एनिमल्स को भी फीड करते हैं, जैसे कि फिश हो गई। इन सारी चीज़ों को हम क्या करते हैं, खाते हैं। ठीक है, तो हम ह्यूमंस के लिए ऑप्शन है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम ग्रीन प्लांट्स को खा सकते हैं या फिर हम फिश ऐसे एनिमल्स को हम खा सकते हैं। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमारे फूड को हमारी एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इस तरीके से ये जो फूड वेब है वो फंक्शन करता है, जिसमें फूड चेन की जितनी भी श्रृंखलाएं हैं, जितने भी ट्रॉफिक लेवल्स हैं, वो आपस में एक दूसरे से इंटरलिंक्ड होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टू वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ फूड चेन एंड फूड वेब। अब इस फूड चेन और फूड वेब का सिग्निफिकेंस क्या है? मोस्ट पहला पॉइंट आता है एनर्जी फ्लो एंड न्यूट्रिशन साइक्लिंग टेक प्लेस थ्रू दैम। ये जो फूड चेन और फूड वेब है वो एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिशन के साइकिल को रेगुलेट करने का काम करता है। क्योंकि अगर ये दोनों फूड चेन और फूड वेब की यदि जो प्रोसेस है, जो साइकिल है, अगर वो डिस्टर्ब हो गया तो एनर्जी का भी जो फ्लो है वो क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टर्ब हो जाएगा, इनबैलेंस हो जाएगा। मतलब ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एनर्जी फ्लो और न्यूट्रिशन के साइकिल को मेंटेन करने का काम करते हैं। सेकंड आता है हेल्प मेंटेन द इकोलॉजिकल बैलेंस। साथ ही हमारे इकोसिस्टम को, हमारे इकोलॉजी को बैलेंस करने का भी काम करते हैं बाय द फ्लो ऑफ एनर्जी एंड फूड। एंड द थर्ड आता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। अब ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन होता क्या है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन जैसे कि पेस्टिसाइड हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, टॉक्सिक केमिकल्स हो गए, जो रिलीज किए जाते हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे मटेरियल जिनका डिग्रेडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है। ठीक है, जिन्हें हम डिग्रेड नहीं कर सकते। यहाँ तक कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कैपेबल नहीं होते इन्हें डिग्रेड करने के लिए। तो जब इनका डिग्रेडेशन होता नहीं है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और ये जो मटेरियल्स हैं वो वन ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल्स में क्या किए जाते हैं, ट्रांसफर किए जाते हैं विदाउट डिग्रेडेशन। ठीक है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फूड चेन एंड फूड वेब। एंड थर्ड लास्ट आता है हमारा इकोलॉजिकल पिरामिड। ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी हमारे इकोसिस्टम को फंक्शन करने में हेल्प करता है। ठीक है, जो इकोलॉजिकल पिरामिड है इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय चार्ल्स डार्विन। ठीक है, चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट का नाम था जिन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड को सबसे पहले डिस्क्राइब किया था इन 1927 में। अब इकोलॉजिकल पिरामिड होता क्या है? इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एन इकोसिस्टम। ये हमारे इकोसिस्टम के फंक्शन को एक ग्राफ के फॉर्म में एक्सप्लेन करता है। मीन्स एक पिरामिड की तरह। आप सभी जानते हैं हमारा जो पिरामिड है वो पिरामिड कैसा दिखता है, ऐसा होता है, त्रिभुजाकार होता है। ठीक है, तो जो हमारे चार्ल्स डार्विन थे उन्होंने हमारे इकोसिस्टम को एज अ पिरामिड के फॉर्म में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू एक्सप्लेन किया है। ठीक है, उस बेस पे उन्होंने इकोलॉजिकल पिरामिड्स को 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, जिनसे 3 टाइप्स के होते हैं। द फर्स्ट टाइप
इज पिरामिड ऑफ नंबर। पिरामिड ऑफ नंबर क्या होता है? नंबर मतलब जिसका अमाउंट, जिसकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी वो क्या कहलाएगा? पिरामिड ऑफ नंबर कहलाएगा। पिरामिड ऑफ नंबर में हम एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर आएंगे, प्रोड्यूसर में हमारे क्या आते हैं? प्लांट्स आते हैं, ठीक है। प्लांट्स का जो नंबर है वो अर्थ पे सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये क्या करते हैं? फूड प्रोड्यूस करने का काम करते हैं एंड एनर्जी जनरेट करने का काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो हमारे प्लांट्स क्या हो गए? प्रोड्यूसर हो गए, इनका नंबर क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा। देन इसके बाद क्या आते हैं? हमारे कंज्यूमर्स आते हैं, ठीक है। कंज्यूमर जो कि इसे खाने का काम करते हैं, प्रोड्यूसर को खाने का काम करते हैं। तो कंज्यूमर का जो नंबर होता है, इनकी जो क्वांटिटी होती है वो प्रोड्यूसर के कंपैरिजन में कम होती है, ठीक है। जैसे कि कैटरपिलर, ठीक है, कीड़े मकोड़े, ये सारी काउस, कैट, ये सब इसमें आ जाएंगे? हमारे कार्निवोरस में आ जाएंगे। देन अगला आता है इसके ऊपर वाला जो इसको खाने का काम करेगा, कार्निवोरस को खाने का काम करेगा, ठीक है। वो क्या आ जाएगा? हमारा ऑम्निवोरस, ठीक है। ऑम्निवोरस का जो नंबर होता है वो कार्निवोरस के कंपैरिजन में कम होता है, ठीक है। देन लास्ट में आता है हमारे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स में आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारा नंबर ऑफ पिरामिड, ठीक है। नंबर ऑफ पिरामिड में एक चीज देखिए, जैसे जैसे नंबर ऑफ पिरामिड इंक्रीज होता जा रहा है, एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज होती जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लांट जो प्रोड्यूसर थे उनके पास हायर अमाउंट में एनर्जी थी, लेकिन जब ये एनर्जी एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में स्टेप बाय स्टेप जब ट्रांसफर होती गई तो एनर्जी का अमाउंट क्या होता गया? हर ट्रॉपिक लेवल में कम होता गया। तो नंबर ऑफ पिरामिड डिक्रीज होने के कारण एनर्जी भी क्या हो गई? हमारी डिक्रीज हो गई। ये जो मैंने ये जो बॉक्सेस बनाए हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स कहते हैं। ये किसे डिनोट करते हैं? ट्रॉपिक लेवल्स को डिनोट करते हैं, ठीक है। सेकंड आता है पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास जो है ये किसे डिफाइन करता है? वेट को डिफाइन करता है। तो सबसे पहले हमारे आएंगे प्रोड्यूसर जो कि हायर अमाउंट में फूड और एनर्जी जनरेट का काम करते हैं, जिनका वेट सबसे ज्यादा होता है हमारे अर्थ में, ठीक है। देन उसके बाद क्या आएंगे? कंज्यूमर्स आएंगे जो कि इसको खाने का काम करेंगे, प्रोड्यूसर को जिनका वेट इनके कंपैरिजन में कम होता है। देन अगेन आएंगे ऑम्निवोरस जिन्हें फीड खाने का काम कौन करेंगे? जिन्हें कौन खाएंगे? कार्निवोरस को, ठीक है, जिनका वेट इनके कंपैरिजन में कम होता है। देन लास्ट में आते हैं डिकम्पोजर्स, इसमें आते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनका वेट जो होता है बहुत ही ज्यादा कम होता है एज कम्पेयर टू अदर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे वेट डिक्रीज हो रहा है एनर्जी क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये था पिरामिड ऑफ बायोमास। देन लास्ट आते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी में क्या होगा? एनर्जी का फ्लो होगा, ठीक है। हम एनर्जी कहाँ से हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? सनलाइट से मिलती है, ठीक है। सनलाइट की सन को एब्जॉर्ब करके सन के प्रेजेंस में हमारे जो प्लांट्स है वो क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो हमें उसका हाफ मिलता है, मतलब हमें उसका 50% मिलता है, ठीक है। सन से जो 100% एनर्जी रिलीज हो रही है उस 100% एनर्जी में से प्लांट जो है सिर्फ और सिर्फ 50% एनर्जी ही एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है। और उस एनर्जी के प्रेजेंस में वो क्या करते हैं? फूड का फॉर्मेशन करते हैं। अब ये जो फूड है उसे फीड कौन करेंगे? हमारे कार्निवोरस फीड करेंगे, ठीक है। अब ये जो एनर्जी है प्रोड्यूसर से कहाँ ट्रांसफर हुई? कार्निवोरस से। मीन्स अगर प्लांट्स के पास 100% एनर्जी है तो वो 100% एनर्जी तक ट्रांसफर होगी तो वो कितनी हो जाएगी? हमारी 50% हो जाएगी। देन जब ये ऑम्निवोरस में ट्रांसफर होंगे तब वो एनर्जी कितनी हो जाएगी? 20% हो जाएगी। देन उसके बाद डिकम्पोजर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जब ये एनर्जी उनके पास ट्रांसफर
होगी तब क्या हो जाएगी 10% हो जाएगी। 10% के बाद एनर्जी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती, मतलब ना के बराबर रहती है, जिस स्टेज पे कोई भी ऑर्गेनिज्म ग्रोथ नहीं कर सकता है, क्योंकि इसके बाद उस ऑर्गेनिज्म में इतनी कैपेसिटी नहीं रहती है कि वो उस फूड को क्या कर सके, डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, तो ये है हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी। इस तरीके से चार्ल्स सल्टर ने जो हमारे इकोसिस्टम है उसे एज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पिरामिड के फॉर्म में उन्हें 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया, नंबर ऑफ पिरामिड, नंबर ऑफ बायोमास एंड नंबर ऑफ एनर्जी। तो ये था हमारा इकोसिस्टम, जिसके अंदर आज हमने स्टडी की कि इकोसिस्टम होता क्या है, वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, कितने उसके टाइप्स होते हैं, अब वो इकोसिस्टम किस किस पर डिपेंड करता है फंक्शन करने के लिए। थैंक यू।